नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स की PYQ सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस चैप्टर के बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको ग्राफ के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि अगर पृथ्वी जो है चंद्रमा पर जाए और जाकर फिर वापस आ जाए तो उसको कार्य करने में कहां पे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चंद्रमा पर उतरते समय या उड़ान शुरू करते समय। उड़ान शुरू करते समय गुरुत्वीय चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण के कारण या वायुमंडल में प्रवेश करते समय पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहां पे उसको सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रति सेकंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए, यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान को कई चरण वाले रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा आप, तो अंतरिक्ष यान में कई चरण में रॉकेट लगाया जाता है जो इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के पलायन वेग को पार करने के लिए, ताकि हमारा जो रॉकेट है, हमारा जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सके। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो सॉरी, पलायन वेग होता क्या है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा सके और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सके। अगर किसी भी चीज को पृथ्वी से बाहर निकलना है अंतरिक्ष में जाने के लिए तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो त्वरण उत्पन्न करता है उसको पार करना पड़ेगा। तो उस चीज को पार करने के लिए किस वेग से फेंका जाए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर बात करें तो हर एक ग्रह का अलग अलग पलायन वेग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रह का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है। बस हर एक ग्रह का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है, हर एक ग्रह के लिए जी का मान अलग अलग होता है, इसलिए हमारा पलायन वेग भी जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम चंद्रमा का बात करें तो चंद्रमा पे पलायन वेग जो होता है वो 2.38 मीटर प्रति सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और सबसे अधिक बात करें ग्रह में सबसे अधिक अगर बात करें हम तो सबसे ज्यादा पलायन वेग होता है बृहस्पति का। किसका होता है? बृहस्पति का। और बृहस्पति का पलायन वेग कितना होता है? तो वो होता है आपका 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर हम ऐसे बात करें ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल में बात करें तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा पलायन वेग जो होता है वो हमारा सूर्य का होता है, सूर्य के प्रकाश मंडलीय सतह का। और ये सूर्य का प्रकाश मंडलीय सतह का पलायन वेग जो होता है ये आपका होता है 618 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस ग्रह में सबसे अधिक पलायन वेग किसका होता है? तो बृहस्पति का। और कितना होता है? 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य का 618 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौर मंडल में किसका होता है? तो सूर्य का। ग्रह में किसका होता है? बृहस्पति का। चंद्रमा पे कितना होता है? 0.38 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पलायन वेग निकालते कैसे हैं? तो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर 2gr रूट अंडर, जहां g जो आपका है उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण और r जो है उस ग्रह की त्रिज्या। ठीक है, तो v जो होता है बराबर होता है 2gr के रूट अंडर। अच्छा, इसमें तो पूछा जाता है कि v किसका समानुपाती होता है? तो v जो होगा वो समानुपाती होता है रूट अंडर g का, और v जो होता है समानुपाती होता है रूट अंडर r का। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, शरीर का वजन पूछा है आपका। शरीर का वजन कैसा होगा? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा,
विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानों की तुलना पे पहाड़ों पर अधिकतम होगा। तो शरीर का वजन जो है पृथ्वी ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। पृथ्वी की बात करें हम तो पृथ्वी पर ध्रुव जो है वहां पे आपका सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि शरीर का वजन जो होता है W बराबर होता है mg के बराबर, यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जहां अधिक होगा वहां पे इसका भार भी होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो ध्रुव पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है। ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है, तो भार भी सबसे अधिक कहां पे होगा? ध्रुव पे। और विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है। विषुवत पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है, तो भार भी यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि G का मान जो होता है हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि शरीर का वजन हर एक ग्रह पे अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे किसी शरीर का वजन कितना होता है? एक्चुअल भार का 1/6। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, तो भार भी जो उसका होगा वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। इसी तरह बोला जाता है, अगर मान लीजिए आपका पृथ्वी पे भार 60 किलो है, क्वेश्चन बनता है तो चंद्रमा भार कितना हो जाएगा? तो 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 10 किलो। ठीक है, भार कितना हो जाएगा आपका? 10 किलो का चंद्रमा पे। ठीक, नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? क्या कारण है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं? इसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्षीणता के कारण, क्षीणता मतलब कमी के कारण चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ही कम है। अभी बताया हम कि गुरुत्वाकर्षण जो चंद्रमा का है वो पृथ्वी का 6 भाग है, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने के कारण वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सारी गैसें जो है वो पलायन कर जाती हैं। चंद्रमा के वायुमंडलीय क्षेत्र से सारी गैसें जो थी वो पलायन कर जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय गैस का वेग जो है चंद्रमा पे वो पलायन वेग से अधिक होता है। पलायन वेग चंद्रमा पे कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जितनी भी गैसें हैं उनका वेग जो होता है इस पलायन वेग से ज्यादा होता है, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके वो कहां? बाहर अंतरिक्ष में निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो पिंड का आयतन कितना होगा? बोल रहा है कि अगर हम हवा कोई सामान है जिसका भार जो 100 ग्राम है, हवा में से तौल रहे हैं कितना? 100 ग्राम है, और पानी के अंदर तौल रहे हैं तो 92 ग्राम ही बता रहा है, तो उस पिंड का आयतन कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है पिंड के भार में कमी। क्या होता है? पिंड के भार में कमी बराबर V dg, जहां V क्या है? V आपका आयतन है, D जो है वो घनत्व है, और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा, पिंड के भार में कमी कितना होगा? तो भार कितना था? 100 ग्राम और 92 ग्राम। 100 ग्राम माइनस 92 ग्राम, एक सेकंड, कितना था आपके पास? 100 ग्राम में से 92 ग्राम। ठीक है, ये इसका भार था। लेकिन इसका भार जो होता है आपको पता है W बराबर mg होता है, तो M निकल गया, तो इसमें G से गुना करें तो किसका भार निकलेगा? इसका भार निकल गया, बराबर V नहीं दिया हुआ है D। तो पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? पानी का घनत्व जो होता है वो 1 होता है, आपको याद होना चाहिए। इसमें भी G का मान नहीं दिया तो G खत्म हो जाएगा, G से G कैंसिल, तो 8 बराबर V, यानी V का वैल्यू कितना आ गया? 8 cc सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो याद रखेंगे
पिंड के भार में कमी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास VDG। नेक्स्ट, एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले तथा स्थान A से चलकर B पर स्थित मंदिर तक वापस A पर लौटे। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है तथा दूसरा 10 किलोमीटर की चाल से एक नाव से जाता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों मित्रों में से कौन A पर पहले पहुंचेगा। ये तो अगर आप मैथ बनाते होंगे, मैथ का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, मैथ का रिविजन करते, आपका मैथ है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसको बताने का जरूरत है, मैथ से आप इसको सॉल्व कर सकते। जैसे एक बार मैं हिंट कर देता हूं। एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले तथा स्थान A से B पर चलकर मंदिर तक वापस A पर लौटे। यानी हो क्या रहा है कि A से B पर गया और फिर B से वापस जो था वो A पर आ गया, ठीक है। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से कहां जाता है, साइकिल से जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है, ठीक है। अच्छा, यदि बोला कि नाव का चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी बहाव का चाल, ठीक है, तो कौन पहले पहुंचेगा। दूरी कितना है इसका, एक नदी के दो मित्र घूमने निकले तथा स्थान A से चलकर B पर पहुंचे, A पर लौटे, 12 किलोमीटर 4 से 4 साइकिल। इसमें दूरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूरी इसका मिसिंग है, इसका दूरी होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। इसका दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में। तो अगर जो साइकिल से जा रहा है उसका टोटल समय कितना लग, अगर हम, अच्छा सॉरी, समय निकालना है तो समय अगर निकालना है हमको, बोला है कौन पहले पहुंचेगा, तो पहले समय निकाल लेते हैं। चाल दिया हुआ है, ठीक है, चाल दिया तो उसका समय निकाल लेते हैं। तो A से B तक जाने में समय कितना लगा होगा साइकिल वाले को, दूरी है 5 और चाल है 12, ठीक है। दूरी है 5 और चाल है 12, आने में भी उतना ही लगा होगा, 5 बटा में 12, यानी हो कितना गया ये, लघुत्तम लेंगे तो 10 बटा में 12, यानी कि 5 बटा में 6, यानी कि 0.43 घंटा, ठीक है। 0.43 घंटा इसको टोटल का समय लगा। अब देखते हैं नाव वालों कितना लगा है। अच्छा, अगर हम मान लें कि A से B जो है वो नाव की दिशा है, बहाव की दिशा A से B है और B से A जो है बहाव का उल्टा दिशा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, A से B जाने वाले को अनुप्रवाह और B से A आने को उधर प्रवाह। तो अनुप्रवाह में इसका चाल कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें अनुप्रवाह में नाव का चाल कितना हो जाएगा, तो जुट जाता है 10 + 4 यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और उधार प्रवाह में क्या होता है, नाव की चाल घट जाता है 10 - 4 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उधार प्रवाह में समय कितना लगा होगा, 5 किलोमीटर बटा में 14, दूरी बटा में 4 प्लस 5 बटा में 6, दूरी बटा में 4, 14 और 6 का लघुत्तम कितना होगा, 14 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 14 × 6 = 84, ये ना होगा। तो 14 × 6 = 84, 6 × 5 = 30 और प्लस 14 × 5 = 70, कितना होगा ये आपका 70 30 100 बटा में 84। अब भाग देंगे आप, इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, भाग नहीं दे रहे हम, 1 बटा में सॉरी 1 पॉइंट कुछ मान लेते 2 घंटा आता है। तो नाव से जाने में कितना लगता है, 1 बटा में 2, 1.2 घंटा, और साइकिल जाने में कितना लगता है 0.43 घंटा। तो किसमें समय कम लगा, किसमें समय कम लगा, तो साइकिल से जाने में समय इसको कम लगेगा, ठीक है। ये मैथ है, अगर मैथ का वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या मैं मैथ का जब समझाऊंगा, मैथ का वीडियो लेके आऊंगा तो उस समय आपको क्लियर करूंगा।
15 फीट प्रति सेकंड की गति, ठीक है, कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, हमसे पूछा है क्या, गति दिया हुआ है फीट प्रति सेकंड या पूछा मीटर प्रति सेकंड में, तो वो ये पता होना चाहिए कि एक फीट बराबर जो होता है वो होता है 0.3048 मीटर के बराबर। तो 15 फीट किसके बराबर हो जाएगा, 15 गुने 0.3048 के बराबर। तो 15 8 20 से 0 हासिल 12, 15 चौके 48, सॉरी 15 चौके 60, अब 12 72 के 2 हासिल 7, यानी कि 7 यहां भी आ जाएगा, 15 3 45, तो यानी कि 4.5720 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर में हम लोग 2 ही अंक लेके चलते हैं, तो 4.57 मीटर प्रति सेकंड जो होगा ये आपका चाल हो जाएगा, 4.57 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये जो था मेरा चाल किसमें था, 15 फीट प्रति सेकंड में, तो जो आया वो मीटर प्रति सेकंड में हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है। कोई वस्तु है जिसको ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, v वेग के साथ, और फिर वापस लौट जाता है। अच्छा, हम जब v वेग से फेंका जाता है तो हम ये मान के चले कि h मीटर की ऊंचाई तय कर रहा है, तो वापस आते समय भी ये कितना ऊंचाई तय करेगा, h का ही, h मीटर का ही। ठीक है, अच्छा दूरी क्या होता है, दूरी जो होता है किसी पाथ की वास्तविक लंबाई होता है, दूरी क्या होता है, किसी पाथ की वास्तविक लंबाई। तो गया कितना है h, वापस कितना आया है h, तो कितना हो गया 2h मीटर। ठीक है, अच्छा विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। तो देखो, तो यहाँ ए पॉइंट से फेंके थे और फिर घूम करके वापस कहां आ गया, ए पॉइंट पे जमीन पे ही आ गया, तो ए से ए का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 0। ए से ए के बीच का दूरी जो कि विस्थापन बोलेंगे, न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ए से हमको ए पे जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जब हम ए वस्तु से, ए बिंदु से ऊपर फेंके हैं और वापस वो ए पे आ गया, तो अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मेरा ए था, अंतिम बिंदु ए हो गया, तो ए से ए पर जाने का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें अनुपात का, तो अनुपात किसका किसका पूछा है हमसे, अनुपात पूछा है आपका दूरी का और विस्थापन का। ऊपर में कौन रहेगा, दूरी, और नीचे में कौन रहेगा, विस्थापन। दूरी कितना है 2h, विस्थापन कितना है 0। तो किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है, कितना आता है, अनंत। लेकिन अगर यही चीज है, समझिए थोड़ा सा, अगर ये 0 ऊपर होता है और 2h नीचे, तो इसका आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, दोनों देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, शून्य और अनंत। तो जब कभी भी 0 नीचे रहेगा तो भाग देने पे अनंत आएगा, और जब 0 ऊपर रहेगा तो भाग देने में 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर पर गोली चलाने का काम करता है, गोली चलने के ठीक समय बाद बंदर कूद जाता है, ऐसी दशा में क्या होगा। बंदर के सिर में छेद करेगा, बंदर के सिर के ऊपर से चला जाएगा, बंदर के सिर के नीचे चला जाएगा, बंदर के सिर में छेद भी कर सकती है और नहीं भी। हो क्या रहा है, बंदर एक यहाँ बैठा हुआ है और हम यहां से गोली चला रहे हैं। ठीक है, जैसे ये गोली चलाया तो बंदर यहां से क्या हो गया, कूद गया। ठीक है, तो बंदर जब कूद गया तो बंदर किस त्वरण से कूदा है, जी। ठीक है, और ये इस पे कौन सा, जो गोली चला इस पे भी कौन सा त्वरण लगा है, जी। ठीक है, तो समान समय में बंदर जो है जितना नीचे की ओर आएगा उतना ही नीचे की ओर दूरी जो है वो गोली भी तय करेगी। ठीक है, उतना ही नीचे की ओर दूर होगी। नीचे की दूरी कहने का मतलब है ये दूरी नहीं है, ये आपका जो क्या गया वो जमीन पे दूरी हो गया, और नीचे का दूरी ये हो गया। इसको जाना चाहिए था कहाँ, इधर, लेकिन वो जितना दूरी ये नीचे करेगा
उतना ही दूरी इस पाथ से वो नीचे की ओर झुक जाएगा और गोली जो है वो जाके बंदर के सर में ही लगेगा। ठीक है, गोली जो है जाके बंदर के सर में ही लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सिर में छेद करेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब दोनों वस्तु पे समान त्वरण लगता है तो वो दूरी भी समान तय करता है, तो आगे न निकल करके गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो भी उतना ही झुक जाएगी जितना कि बंदर नीचे की ओर आएगा, क्योंकि दोनों समान समय पे चला है। ठीक है, जिस समय बंदर कूदा उसी समय गोली भी छूटा है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास एक ट्रक और एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि बस और कार और ट्रक दोनों में गतिज ऊर्जा समान है। कार है और एक ट्रक है, दोनों में अगर इसका गतिज ऊर्जा का बात करें हम, गतिज ऊर्जा कार का और गतिज ऊर्जा ट्रक का दोनों क्या है? समान है। तो उसे रोकने के लिए बल भी समान लग रहा है। इन दोनों को रोकने के लिए जो बल लगा, इस पे जो बल लगा है कार पे और जो ट्रक पे बल लगा है, दोनों बल समान है। तो क्या होगा? कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, ट्रक ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोनों जो है ट्रक, दोनों जो चीज है कार और ट्रक, वो ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्य ऊर्जा है, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य में ऊर्जा का कन्वर्जन और ऊर्जा का कार्य में कन्वर्जन, ये कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य शरीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, शरीर में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो जब हम इसमें समान बल लगाए हैं और इसका गतिज ऊर्जा भी समान ही है, तो ये एक समान दूरी तय करने के बाद ही रुकेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका, इसमें बहुत सारा फंक्शन काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा, ठीक है, आपका उसका भार काम करेगा, तो इसमें ट्रक पहले रुक जाएगा। लेकिन अगर आदर्श सिचुएशन की बात करें, निर्वात की बात करें, तो वहां पे ये सी जो ऑप्शन है वो काम करेगा, यानी दोनों समान दूरी तय करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट, मुक्तावस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? मुक्तावस्था में कोई वस्तु गिर रहा है, मुक्तावस्था मतलब u बराबर 0, यानी हम किसी पिंड को यहां गिराए हैं, बस यहां से हम ड्रॉप कर दिए हैं। जब ड्रॉप किया तो उसे फेंके नहीं है, तो जब हम फेंके नहीं है इसको, तो इसका u जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, त्वरण इस वस्तु में कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा आपके पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी किसकी? निकाल लेते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये वस्तु नीचे की ओर सरल रेखा में गिर नहीं रही है। सरल रेखा में अगर ऐसे वस्तु चलती तो हम क्या लगाते हैं? हाफ at स्क्वायर, लेकिन तो ऊपर से नीचे की ओर चल रही है, तो इसमें त्वरण कितना लगा है? g, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, u तो 0 है तो खत्म, बचा कितना? हाफ जी टी स्क्वायर। तो s जो होगा इसका फॉर्मूला कितना आ गया? 1/2 जी टी स्क्वायर बटा 2 कांस्टेंट है, तो s किसके समानुपाती आ गया? g के। s किसके समानुपाती आ गया? g के। और s किसके समानुपाती आ गया? टी स्क्वायर के। दो मेरे पास आ गया, s समानुपाती आ गया आपके पास g का, और s समानुपाती आ गया टी स्क्वायर का। तो देखिए किसका इसका बोला है? ए में बोला पिंड की मात्रा का, यानी कि द्रव्यमान का, ये गलत है। गिरने के समय का, ये भी गलत है। गिरने के समय के वर्ग का, ये सही है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग, ये गलत है। बोलता है केवल गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के कारण, तो सही होता है। वर्ग नहीं रहता है तो सही हो जाता है। लेकिन क्या बोला हमको? गिरने के
गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के वर्ग का, तो ये गलत है क्योंकि केवल त्वरण का होगा, समय के वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास, भौतिक तुला कार्य करता है किस पे, संवेग के सिद्धांत पे, ऊर्जा के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, समांतर बल के नियम के आधार पे। तो भौतिक तुला जो है आपका समांतर बल के नियम के आधार पे काम करता है। भौतिक तुला क्या होता है, एक यहाँ भार लगता है, एक यहाँ भार लगता है। ठीक है, तो दोनों पे समांतर बल लगेगा, दोनों पे समांतर बल लगेगा, इसलिए डंडी के अपेक्ष में, तो ये वो क्या होता है मेरा भौतिक तुला होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कौन काम करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। ठीक है, और संवेग संरक्षण सिद्धांत को हम बोलते हैं क्या, टक्कर के पूर्व का सिद्धांत और टक्कर के पश्चात का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि किसी बंद प्रणाली में टकराव या अंतःक्रिया से पहले का कुल संवेग टकराव या अंतःक्रिया के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। क्या बताता है, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि संवेग जो होता है उसको न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह ऊर्जा का सिद्धांत भी कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो संवेग का सिद्धांत और ऊर्जा का सिद्धांत लगभग एक है ना। नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जूल जो है वह आपका इकाई जो है जूल, अच्छा ऑप्शन देखिए उल्टा पुल्टा हो गया, जूल जो है आपका ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। ठीक है, बल का इकाई जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, दबाव का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, तापमान का केल्विन, तापमान का ऐसे 3 यूनिट होता है, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों में संबंध क्या है, तो C/5 बराबर F - 32/9 और K बराबर C+273। ठीक है पर अच्छा, ऊर्जा जो है आपका वो हाँ जो ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा जो आपका होता है वो अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा में मेनली दो पढ़ते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं किसी वस्तु में स्थिति के कारण, किसी वस्तु में किसी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बल जो है, बल आपका सदिश राशि है। ठीक है, दबाव जो है आपका, दबाव भी आपका सदिश राशि है। ठीक है, तापमान आपका अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट, अश्व शक्ति किसका मात्रक है, अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो अश्व शक्ति नाम से पता चला शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर का मात्रक है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला जो होता है W/T। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं, कार्य करने के दर को, सॉरी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अश्व शक्ति जो है आपका वो शक्ति मापने का इकाई है। जब जो अश्व शक्ति है वो आपका FPS प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगर आपको याद हो जो मैंने मात्रक का चैप्टर बताया था, पहला चैप्टर मात्रक और मापक, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। इसमें मैंने 3 मात्रक बताया था, कौन कौन सा, MKS, CGS और FPS। MKS को ही बाद में हम लोग SI मात्रक बोलते हैं। तो अश्व शक्ति जो है वो FPS मात्रक का प्रणाली है, फुट पाउंड सेकंड मात्रक का प्रणाली है, ये गैर SI मात्रक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम SI मात्रक का बात करें तो शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है।
इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है मोटर पंप का जो शक्ति होता है उसको नापने में। जब भी आप मोटर वगैरह खरीदने जाएंगे तो उसको आपको हॉर्स पावर में ही दिया रहेगा। अश्व शक्ति का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, एचपी, कितने एचपी का मोटर है। तो जनरली मोटर की शक्ति को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अश्व शक्ति का जो खोज हुआ था वो 18वीं शताब्दी में जेम्स वॉट ने किया था, ठीक है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है लगभग, ठीक है। लगभग कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमन ने नापा था 17वीं शताब्दी में। और प्रकाश की चाल आपका होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 3 गुने 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में बात करें तो 3 गुने 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब मेरे इसको याद रखिए, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो आपका होता है वो प्रकाश का चाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। वर्ष से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि वर्ष से आप बता दीजिएगा समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। जब प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से जनरली जो होता है दो तारों, पृथ्वी से तारा, पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से चंद्रमा, यानी दो खगोलीय पिंडियों के बीच की दूरी को नापते हैं। प्रकाश वर्ष हम क्या नापते हैं, दो खगोलीय पिंडों की दूरी। क्या नापते हैं, दो खगोलीय पिंडों की दूरी को नापते हैं। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका होता है 9.46 गुने 10 के पावर 17 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। 9.46 गुने 10 के पावर 17 सेंटीमीटर के बराबर। इसको मीटर किलोमीटर पूछा जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर मीटर में बात किया जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और किलोमीटर की बात किया जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, ये जो है एक प्रकाश वर्ष जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 9 ट्रिलियन, ठीक है, किलोमीटर। 9 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.88 ट्रिलियन मील, ठीक है, ट्रिलियन मील, ठीक है। ये मात्रक याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 17 सेंटीमीटर, मीटर में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। या 9 ट्रिलियन किलोमीटर और 5.88 ट्रिलियन मील। तो इतना इसका आपको यूनिट याद रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है नूरी साल क्या है। नूरी साल जो होता है वो आपका एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, ठीक है। ये क्या होता है आपका एक साल में तय किया हुआ फासला, ठीक है, नूर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नूर साल क्या होता है, एक साल में नूर के द्वारा तय किया गया फासला। अच्छा, नूर साल जो होता है वो कुछ और नहीं, ये प्रकाश वर्ष ही है, दूसरा नाम है इसका प्रकाश वर्ष का, ठीक है। तो पीछे मैं बता ही चुका प्रकाश वर्ष के बारे में, तो बस इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इसलिए इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट,
एमकेएस प्रणाली में बल का क्या मात्रक है? एमकेएस प्रणाली में बल का क्या मात्रक है? बल का मात्रक जो आपका वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन किसका मतलब, इसका एक्चुअल मात्रक क्या था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन के रिस्पेक्ट में क्या नाम दे दिया? न्यूटन नाम दे दिया गया। बल जो आपका वो एक सदिश राशि है। ठीक है, जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? कि न्यूटन मीटर आपका कार्य का मात्रक है। ठीक, द्रव्यमान आपका कैसा राशि है? तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, कार्य आपका सदिश राशि है। ठीक है ना, ऊर्जा आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम किसको मापने का इकाई है? तो एंगस्ट्राम जो है आपका वो ये आपका मापता है दूरी को, दूरी है इसका मतलब लंबाई को। एंगस्ट्राम किसको नापता है? लंबाई को। एक एंगस्ट्राम जो होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और बल का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है आपका वो रूपांतरित होता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यह जो है विद्युत मोटर आपका ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है mgh, सॉरी फॉर्मूला होता है mgh, मात्रक तो सबका जूल ही होता है, होता है जूल। नेक्स्ट, एक बार किसके बराबर होता है? तो देखिए, एक बार जो है, ठीक है, एक बार जो होता है आपका 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, बार किसका मात्रक है? बार जो है आपका वो दाब का मात्रक है। बार जो आपका वो दाब का मात्रक है। तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। और एक पास्कल जो होता है, एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि 10 के पावर 5 पास्कल जो होता है वो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर हम क्या बोलते हैं? एक बार। तो यानी एक बार किसके बराबर आ जाएगा? 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर। 10 के पावर 5 पास्कल बराबर। तो आपको इतना ज्यादा कन्वर्जन याद नहीं रखना है, बस आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में प्रारंभिक वेग क्या है? तो देखिए, ये ग्राफ है आपका। ग्राफ में जो ये एक्स एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष जो है ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड दिखेगा, हाँ, एक्स अक्ष जो है इसको इस पे हम क्या रखते हैं? वेग रखे हैं। ठीक है, और ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में। और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला वाई एक्सिस पे क्या रखा गया है? समय रखा गया है। क्या रखा गया है? समय रखा गया है। और ये जो है आपका इस पे वेग रखा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक मतलब वस्तु यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे वेग कितना है इसके पास? वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर इससे बात किया जाए कि इसका अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग ये है जिसको भी बोलते हैं। तो भी आपका कितना है? वेग पे देख लेते हैं, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इसे पूछ सकता है क्या? दूरी इसका। तो दूरी जो होता है ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। तो ग्राफ मेरे पास ये है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार यहां से यहां तक कितना है आपके पास? 5 है ना। कैसे पता चला? जो अंतिम है यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए।
ठीक है। जो अंतिम आपके पास है, ठीक है, नहीं निकालना है तो अंतिम का है बी पे है ना, इसमें से जो प्रारंभिक था उसको घटा लीजिए तो पता चल जाएगा 5 माइनस 0। अच्छा ऊंचाई कितना ये है, ठीक है, ऊंचाई आपका ये है, तो इसका अंतिम कितना है 0.5, ठीक है, और प्रारंभिक कितना है 0, तो 0.5 गुने माइनस 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/2 गुने 5 गुने 0.5, तो गुना करेंगे तो 25 हटाएंगे, पॉइंट हटा दो, 5 दूनी 10 यानी कि 5/4, तो 1.25 ये आएगा। हाँ, तो 1.25 मीटर जो आएगा वो इसका दूरी आ जाएगा। इस पिंड द्वारा जो दूरी तय किया गया वो कितना आ गया 1.25 मीटर। तो इस फिगर में आपसे बस इतना ही चीज पूछा जा सकता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और आपका दूरी, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होता, अभी बताया था 5 सेकंड यहां है, इसका वेग ये रहा कितना 0.5, पीछे बता दिया। दिए गए चित्र में त्वरण कितना होगा, अच्छा हाँ, त्वरण जो होता है, ठीक है, त्वरण जो होता है वो किसी ग्राफ का ढाल होता है। त्वरण जो होता है किसी ग्राफ का क्या होता है, ढाल होता है, और ढाल हम क्या बोलते हैं y/x, ठीक है। तो इसका इस ग्राफ का y कितना है, देखिए इस ग्राफ का y है 0.5 माइनस 0, यहां से यहां तक y कितना है 0.5 माइनस 0, क्योंकि ग्राफ ये बना, ग्राफ अब देखेंगे तो आएगा आपका 0.5 माइनस 0। अच्छा x कितना है, तो a कहां पे है 5 पे, और स्टार्ट कहां पे है 0 पे, तो 5 माइनस 0 यानी कि 0.5 बटा में 5, पॉइंट हटेगा तो 10, 5 से 5 कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो वेग समय ग्राफ में बस 4 चीज पूछा जाता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण, ठीक है। तो त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है y/x के बराबर होता है। y कैसे निकालेंगे, तो ये जो अंतिम है इसमें से प्रारंभिक y वाले में घटा लेंगे, तो इसका अंतिम y पे कहां बन रहा है, यहाँ 0.5 पे, और प्रारंभिक बना 0 पे, तो 0.5 में से 0 घटा लेंगे। अच्छा x का एक वाला x यहाँ पे आएगा, इसका अंतिम बन रहा है 5, और x का प्रारंभिक बना 0, तो 5 वाला 0, 0.5 में से 0 घटा तो 0.5, 5 में से 0 घटा तो 5, पॉइंट हटेगा 10 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में तय की गई दूरी, अभी मैंने निकाला था, क्या हो जाएगा दूरी फिर से देख लीजिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरा ग्राफ देखिए यहां से यहां तक बना हुआ है, तो आधार होगा मेरे पास कितना 5 माइनस 0, और ऊंचाई के लिए ग्राफ जो ये था ये ए ओ वाला, तो कहां से गया 0 से 0.5 तक, तो 0.5 माइनस 0, 1/5 गुने 0.5, पॉइंट हटेगा तो 10, 5 दूनी 10 यानी 5/4 यानी 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर वहां समझ में नहीं आया था तो यहां फिर से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ठीक है, तो t सेकंड में s दूरी तय करता है, जहां s बराबर 80t माइनस 16t स्क्वायर है, तो 2 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा। अच्छा जब समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला होता है, पीछे बताया था मैंने, ds/dt, ठीक है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो ds/dt, यानी कहने का मतलब है कि s जो दिया हुआ है दूरी, उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, अगर डिफरेंशिएशन पता है तो कर लीजिए। t के रेस्पेक्ट में 80t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 80, और 16t स्क्वायर कितना आएगा 16t स्क्वायर का 2t, कितना आ गया 80 माइनस 32t, ये क्या आ गया वेग का समीकरण आ गया, क्या आ गया ये वेग का समीकरण आ गया। लेकिन हमसे जो है वेग पूछा गया है t बराबर 2 सेकंड पे, वेग कब पूछा गया है t बराबर 2 सेकंड पे, तो जो वेग का समीकरण है उसमें 2 रखो, तो 80 माइनस 32 गुना 2 बराबर हो जाएगा 80 माइनस
64, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको 16 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आकृति में दिखाए गए अनुसार भीतर P पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संहति के बीच का बल कितना होगा। तो ये आपका जो बल होगा वो शून्य होगा। खोखले वस्तु के अंदर किसी बिंदु पर बल कितना लगता है शून्य। ठीक है, एक समान क्षेत्रीय द्रव्यमान घनत्व वाले खोखले गोले के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हर जगह शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है शून्य होता है, जिसके कारण इसके अंदर जो होता है वो बल शून्य लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, 10 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh, है ना, mgh। m कितना है 10, g 9.8 गुणे 10। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे m जो होगा वो किलोग्राम में होगा, g जो होगा आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा और h जो होगा हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 980 जूल जो होगा वो ऊर्जा चाहिए। इसको कितना चाहिए 980 जूल का ऊर्जा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही तरह की दो ट्रेनें ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समांतर विषुवत रेखा के दोनों उल्टी दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चाल एक दूसरे के समांतर विषुवत रेखा के दोनों उल्टी दिशा में चली, यानी एक इधर जा रहा है विषुवत रेखा के, एक इधर जा रहा है विषुवत रेखा के, ये ए है और ये बी है। ए पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ए जो है इधर जा रहा है, ए जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है और बी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। तो कौन सी ट्रेन जो है अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों बराबर लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लगाया गया बल जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगर हम बल लगा रहे हैं बल, ठीक है, इस ट्रैक पर अगर बल लग रहा है तो बल किस पे लग रहा होगा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पे। यानी अगर कोई ट्रेन जो है इस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है ट्रैक पे चल रहा है, तो ट्रेन द्वारा ट्रैक पे जो बल लगाया गया होगा कितना लगाया गया एम और जी। यानी कहने का मतलब है कि उस ट्रेन का द्रव्यमान कितना है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर इस पे बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों जो ट्रेन है वो समान बल लगाएगा। ठीक है ना, दोनों ट्रेन कितना बल लगाएगा समान बल लगाएगा, और बल में दिशा का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, बल में दिशा का कोई मतलब होता नहीं, यानी कहने तो बल के जो परिमाण है, ठीक है, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 10 न्यूटन जो तुम पूरब की ओर लगाओ या 10 न्यूटन तुम जो पश्चिम की ओर लगाओ, ये दिशा बताएगी कहाँ गया है, लेकिन बल तो कितना लगा 10 न्यूटन। बल जो है वो मेरा बराबर है, बल का परिमाण जो है वो बराबर है, दोनों जो है वो बराबर है, वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है बल की मात्रा के सेंस में। तो इसलिए दोनों ट्रैक पे जो होगा वो बराबर का बल लगेगा, दोनों ट्रैक पे बराबर का बल लगेगा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बनाते इसको, गतिज ऊर्जा के वेग में तो 25% वृद्धि करने पर, तो मान पहले वाले का वेग जो था वो v1 था और दूसरे वाले का वेग जो था वो v2 था। 25% वृद्धि करने पे पहले इसका वेग मानते 100 था, तो इसका वेग कितना होगा 125। अगर भाग देंगे हम तो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से, यानी पहले का वेग अगर 4 मान ले तो बाद का वेग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो देख लेते हैं। पहले वाले कंडीशन का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा ना, v1 मानते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम क्या E1। पहले वाले पिंड में जो ऊर्जा लगी वो क्या नाम रख लेते हैं E1। E1 बराबर हो गया 1/2 mv²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 m तो दिया m और v कितना दिया 4 का स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा 1/2 गुने 4 चौके 16m, यानी कि मेरे पास आ गया कितना 8m। कितना आ गया ऊर्जा 8m के बराबर। अच्छा दूसरे वाले केस में, अगर दूसरे वाले केस वाले को हम E2 मान लें, ठीक है, तो इसका जो वेग का फॉर्मूला हो, सॉरी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 mv2 स्क्वायर। 1/2 mv कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो 25/2 m, ठीक है, यानी कि लगभग 12.5m। ये इसका क्या गया ऊर्जा आ गया। तो बोला कितना कैसा प्रभाव पड़ेगा वृद्धि या कमी का, तो वृद्धि और कम भी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है 8 × 12, यानी कि 4.5 m का वृद्धि हो रहा है। जो प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि में जो पुराना मान है 8 वाला, इसको भाग करके 100 से गुना कर लेंगे तो मैं क्या निकल जाएगा वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये बात नहीं चल रहा कि मैथ नहीं आता है इसलिए इतना डिटेल में समझाना पड़ रहा है, वरना ये कम लिखना पड़ता है। तो अब इसका देखिए तो 4.5 से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 0 से 0 खत्म, 2 से 5 और 2 से 4, ठीक है, कितना आ गई 25 के 5 हासिल 2, 5 20 और 2 22 बटा में 4। अगर 4 से इसको भाग करें हम तो 4 5 में 20, 4 6 24, 4 2 8 और 4 5 में 20, ठीक है, 56.25%। कमी या वृद्धि? वृद्धि, क्योंकि यहाँ हम देख चुके थे कि 8 से कितना बढ़ के रहा था 12.5, तो यहाँ वृद्धि हो रहा था। तो जो प्रतिशत निकला है वो किसका निकला होगा वृद्धि का। तो यानी कहने का मतलब है 56.25% का वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार जो है गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। अच्छा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कहां तक बदलेगा ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हम 20 घंटा से कहां बदलेगा 50 किलोमीटर, छूटा हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कहां बदलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। अच्छा वेग मेरे पास दिया हुआ है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, तो u कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और v कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखिए ऑप्शन जो मीटर प्रति सेकंड में है तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 × 5/18, 2 से 10 और 2 से 9, यानी कि 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग 50 में किससे गुना करेंगे 5/18 से, 2 से 25, 2 से 9, 25 5 25 से 125/9 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन फॉर्मूला क्या हो जाएगा v - u/t। v कितना आ गया 125/9 और u आ गया मेरे पास कितना 50/9 बटा में समय कितना है 10, तो 9 का लघुत्तम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 125/50 और ये 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो 125 में से 50 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 75/90, कितना बचेगा 75/90, 15 बचे 75, 15 छक्का 90, यानी 5/6 मीटर प्रति 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितना है मेरे पास 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा 5/6 है नहीं है तो इसको भाग देंगे हम तो 0.4848 के 24 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज आपका जो 30 क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।